हेलो थियन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछला एपिसोड आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा होता है कि एक गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर अपेयर होते हैं जो कि एशियन वाइट ड्रैगन टाइप के होते हैं। साथ ही साथ वो जोयान की हेल्प करते हैं और फर्स्ट पैलेस मार्चर को डराकर भगा देते हैं। साथ ही साथ वो लुओ जिन लिटिल गोल्ड को जोयान से मांग रहे होते हैं और जो लिटिल गोल्ड की बॉडी को भी हील अप कर देते हैं। उन्होंने जोयान की बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को भी सेंस किया था, जिसके कारण वो शॉक भी होते हैं कि आखिरकार जोयान की बॉडी में ये ब्लड लाइन कैसे आई। जिसके बारे में वो जुआन से पूछते हैं तो जुआन कह देता है कि ये तो उसे ऑक्शन हाउस में मिल गया था लकीली, और उसे ऑब्जॉर्व करके जुआन के बॉडी में ये ब्लड लाइन आ गई थी। जिसके बाद वो कुछ और बातें करते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप पिछला एपिसोड जाके देख लो, आप लोग को चीजें काफी अच्छी लगेंगी। और पिछला एपिसोड सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और सीधा नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और ये एपिसोड आप लोग को उससे भी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। जोयान की बात को सुनकर वो एल्डर जोयान की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा छोटे साथी, आपके इस लिटिल ड्रैगन के अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है और साथ ही साथ ड्रैगन फिनिक्स की एबिलिटीज भी हैं जो कि इसे स्पेस में ट्रेवल करने की इजाजत देती हैं। और यही एक रीजन है कि ये छोटा साथी मेरे एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब का एक मेंबर है। एल्डर की बातों को सुनकर जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद वो सीधा इल्यूजिन लिटिल गोल्ड की तरफ देखने लगता है। जोयान को नहीं पता था कि लिटिल गोल्ड की बॉडी में ब्लड लाइन में कैसे चेंजेस आए हैं और वो एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब का मेंबर है या नहीं, लेकिन वो लिटिल गोल्ड को खुद से अलग नहीं कर सकता था। न ही लिटिल गोल्ड कोई ऐसी चीज थी जिसे वो दूसरों को दे सकता था। इसीलिए जोयान को उनकी बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लिटिल गोल्ड को उनसे मांग रहे हैं। इसीलिए जोयान कहता है, एल्डर हो सकता है कि लिटिल गोल्ड आपकी ट्राइब का हो, लेकिन जूनियर मेरी नजर में ये मेरा फैमिली मेंबर है। ओल्ड मैन जोयान की बात को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इसके बाद स्माइल करते हुए जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, बच्चे तुम सही कह रहे हो। हालांकि इस छोटे साथी की बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है और ये पहले ही मेरे एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब का मेंबर बन चुका है। शायद इसे तुम आज नहीं पहचान सकते, लेकिन मेरी नजर में मैं इसे साफ साफ देख सकता हूँ कि ये फ्यूचर में काफी आगे तक जाने वाला है। उन एल्डर की बात को सुनकर जोयान काफी ज्यादा हैरान होता है। जोयान के ऐसे फेस इंप्रेशन को देखकर एल्डर अचानक ही तेज से स्माइल करने लगते हैं। तभी वो जोयान को समझाते हुए कहते हैं, छोटे साथी मेरे ड्रैगन क्लेन में 10,000 ड्रैगन टॉम्ब है, जहाँ पे हमारे एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब के मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। और वहाँ पे मेरे एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब की सबसे पावरफुल ड्रैगन कुई भी है, और उस कुई का यूज करके मैं ड्रैगन फिनिक्स से ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके इसे हाई लेवल तक एक्टिवेट करना चाहता हूँ। इसके बाद आपके इस छोटे साथी का कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इसका मूल रूप जो कि 9 मिस्टीरियर गोल्डन लाइटिंग है, इसमें भी बदलाव आएगा, जिसके बाद इसका कल्टीवेशन पावर जो होगा डुइकी कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के अंदर टॉप लेवल पर होगा। और मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि 50 सालों से भी कम के टाइम में ये पूरे ही कॉन्टिनेंट के अंदर लीड करना स्टार्ट कर देगा और इसकी भी एक जगह जरूर होगी इस कॉन्टिनेंट के अंदर। ये सुनकर जॉन थोड़ा सा उदास हो जाता है कि 50 साल, हालांकि ये कल्टीवेटरों के लिए ज्यादा लंबा टाइम नहीं था, खासकर हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स के लिए, क्योंकि वो कल्टीवेशन में इतना टाइम गुजार ही देते थे। जूयान को पता था कि अगर लिटिल गोल्ड 50 साल तक अपना कल्टीवेशन करे तो वो हो सकता है कि हाफ मार्शल एम्पर लेवल से बड़ी मुश्किल में डाउडी लेवल तक पहुंचे, लेकिन अगर वो इनके साथ जाकर 50 साल तक कल्टीवेशन करता है तो हो सकता है कि वो इस कॉन्टिनेंट के अंदर लीडर पोस्ट पर कहीं ना कहीं तो रैंक जरूर करेगा। और जोयान इतना मतलबी तो बिल्कुल भी नहीं था कि अपने लिए वो लिटिल गोल्ड की जिंदगी को बर्बाद कर दे और उसे इग्नोर कर दे। जिसके बाद जोयान एक बार सोचता है और फिर लिटिल गोल्ड की तरफ देखने लगता है। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा इमोशनल होता है और वो लिटिल गोल्ड को खुद से अलग नहीं करना चाहता था। तभी अचानक एल्डर की आवाज आती है, बच्चे मैं समझता हूँ कि आपको इस टाइम पे क्या लग रहा है, और अगर मैंने सही अंदाजा लगाया है तो इस टाइम पे एकमात्र यही है फैमिली मेंबर की तरह आपके साथ रहा है। उनकी बात को सुनकर जोयान चौंक जाता है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। हालांकि तभी वो कहते हैं, मैं समझता हूँ, हालांकि आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके इस छोटे साथी में काफी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं और फ्यूचर इसका काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। हालांकि इसकी शर्त बस यही है कि इसे वो सारी चीजें मिले जिसके लायक ये है। मैं जानता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि मेरा मतलब क्या है। जिसपे जोयान अपना सिर हिला देता है क्योंकि वो जानता था ओल्ड पर्सन क्या कहना चाहते हैं। जोयान को पता था क्योंकि लिटिल गोल्ड एक 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग है जो कि एक डिवाइन थिंग है और उसका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट है। साथ ही साथ ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन के साथ उसे अब ड्रैगन क्लेन का मेंबर भी माना जा सकता है, जिसके कारण जो लिटिल गोल्ड का फ्यूचर था वो काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला था।
इस टाइम पे जोयान को एक चीज और पता थी कि प्रेजेंट टाइम पे जोयान जिन जिन से लड़ा है उस सब में नुकसान लिटिल गोल्ड को ही हुआ है। वो लिटिल गोल्ड की अभी तक ढंग से रक्षा नहीं कर पाया था कभी भी, और अगर लिटिल गोल्ड उसके साथ रहता है तो आज नहीं तो कल ये उसके लिए ही बुरा होगा। और जोयान खुद के लिए लिटिल गोल्ड को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचने देना चाहता था। और यही सब सोचकर जोयान अपना सिर उठाता है और काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए आसमान की तरफ देखता है। ऐसा लग रहा था कि जोयान लिटिल गोल्ड को देते हुए फूट फूट कर रोने लगेगा, जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने हाथ में लिटिल गोल्ड को लेता है और उसे देखते हुए जोयान की पूरी बॉडी ही कांपने लगती है। और फिर उसे एल्डर को देते हुए जोयान कहता है, एल्डर मुझे भरोसा है कि लिटिल गोल्ड को ले जाने के बाद आप उसके साथ काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो भले ही आप एशियन वर्ल्ड ड्रैगन क्लेन से हैं, आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, भले ही उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी हो। जोयान की वॉइस में एक अलग ही एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है, जो देखकर वो गोल्डन पर्सन काफी ज्यादा शॉक होते हैं और जोयान की तरफ देखते हुए यही सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है और मेरे जैसे पावरफुल एल्डर के सामने भी वो ऐसे बात कर रहा है। साथ ही साथ उसकी पावर से कुछ प्रेशर मुझे फील हो रहा है, इसका फाउंडेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। जिसके बाद वो जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, छोटे साथी मैं आपको इस बात की गवाही देने के लिए कसम भी ले सकता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और हेवन की शपथ लेते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं जिनलिन हूँ, आज मैं हेवन की कसम खाता हूँ कि मैं लिटिल गोल्ड को अपने क्लेन में वापस लाऊंगा। तो मैं अपना सारा प्रयासों से पावरफुल बनाने में और हर एक चीज को सिखाने में करूंगा। मैं उसे कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर मैं इसका उल्लंघन करूँ तो मुझ पर लाइटिंग गिरने की पनिशमेंट दी जाए। और इसके बाद अचानक ही आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज आती है और एक पावरफुल दबंग गौरा पूरे आसमान में छा जाता है। साथ ही साथ उस लाइटिंग के प्रेशर से जोयान का दिल भी कांपने लगता है। जोयान को पता था ये लाइटिंग कितनी ज्यादा पावरफुल और ये किसी को भी एक झटके में मार सकती है। तभी वो एल्डर खांसते हुए कहते हैं, बच्चे अब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। उनकी खांसी ने जोयान को अचानक ही जगा दिया था और जोयान काफी हैरान तरीके से उनकी तरफ देखता है, जिनका नाम जिनलिन था और ये जोयान को जस्ट अभी पता चला था। जिसके बाद जोयान तुरंत उनकी तरफ देखते हुए कहता है, एल्डर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दूसरे पर्सन ने हेवन की शपथ ले रही थी तो जोयान को पता था कि अब वो इसे ब्रेक नहीं कर सकते, जिसका मतलब था कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी कहा वो सब सही था। इसलिए इस टाइम पे जोयान काफी रिस्पेक्टेडली उनके साथ बिहेव कर रहा होता है। साथ ही साथ जोयान को पता था कि अगर लिटिल गोल्ड को अच्छी जगह पर भेजा जाएगा और उसे कोई अच्छा टीचर मिलेगा जो कि उसे अच्छी तरीके से टीच करेगा तो उसकी पावर बहुत जल्दी बढ़ सकती है। और जोयान बस यही चाहता था कि वो जहाँ भी रहे पावरफुल रहे और सेफ रहे। तभी एल्डर जिनलिन स्माइल करते हुए कहते हैं, जोयान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्यूचर में इस छोटे साथी को मैं गाइड करूंगा और मुझे विश्वास है कि अगली बार जब तुम देखोगे इसे तो बस तुम डर जाओगे। और इसके बाद जिनलिन अचानक ही दिल खोलकर हंसने लगते हैं और इसके बाद वो जोयान की तरफ आते हैं तो जोयान उनको देखकर स्माइल करता है और इसके बाद लिटिल गोल्ड की तरफ देखता है। इस टाइम पे जोयान लिटिल गोल्ड के साथ बिल्कुल एज अ फादर ट्रीट हो रहा था, मतलब फादर की तरह ट्रीट कर रहा था जैसे वो उसका फादर हो। हालांकि लिटिल गोल्ड की एज जोयान से 100 गुना ज्यादा थी, लेकिन आखिरकार उसके पास जो दिमाग था वो अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह ही था। साथ ही साथ लिटिल गोल्ड 10 साल से ज्यादा टाइम जोयान के साथ रहा था, इसीलिए जोयान ही उसका सबसे ज्यादा करीबी था। फाता मिता ये क्या होता है, माता पिता भाई बहन फैमिली जो कुछ भी था सब कुछ जोयान ही था उसका। अब जब जोयान उसे दूर कर रहा था तो ये भी उसके भलाई के लिए ही था और यही एक रीजन था कि जोयान थोड़ा सा उदास फील कर रहा होता है। जोयान कैसे इंप्रेशन को देखते हुए एल्डर जिनलिन तुरंत ही कहते हैं, हाँ हाँ छोटे साथी, इसे रोका नहीं जा सकता, आखिरकार ये ह्यूमन बिहेवियर है, मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और इसके बाद वो भी जोयान की तरफ देखते हैं। इस टाइम पे उन्हें पता था कि जोयान के दिल में कैसा तूफान मचा हुआ होगा, इसीलिए वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। हालांकि वे थोड़ा खुश थे और थोड़ा उदास भी थे। खुद वो इस बात को लेकर के थे कि लिटिल गोल्ड उनके साथ चलने वाला है और उदास इसलिए थे कि जोयान उससे अलग होने वाला था। तभी जिनलिन कहते हैं, जोयान धन्यवाद। और इसके बाद अचानक ही जोयान को होश आता है और वो लिटिल गोल्ड को एल्डर जिनलिन के हाथों में दे देता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी फॉरेस्ट के अंदर एक जगह पर आग जलाकर बैठे हुए थे और ये दो पर्सन जोयान और ओल्ड गुयू होते हैं। इस टाइम पे माहौल काफी ज्यादा चिल होता है और जोयान अभी भी लिटिल गोल्ड को ही याद कर रहा होता है जिसे उसने जिनलिन को दे दिया था। एल्डर जुआन को छोड़ने के बाद जिन्हें अभी रिवाइव करना बाकी था, इस कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ लिटिल गोल्ड ही था जिससे जोयान बात कर सकता था। लेकिन इस टाइम पे एल्डर जुआन को रिवाइव करने में काफी लॉन्ग टाइम बाकी था और साथ ही साथ लिटिल गोल्ड भी अब उससे दूर चला गया था।
इस टाइम पे जोयान अपनी जर्नी में बिल्कुल अकेला हो गया था, जिसके बाद जोयान तुरंत ही ओल्ड गोयू की तरफ देखते हुए कहता है, ओल्ड गोयू क्या आपको लगता है कि लिटिल गोल्ड को खुद से दूर भेजने का फैसला मेरा फैसला सही था? इस टाइम पे जोन काफी ज्यादा टेंशन में भी होता है। तभी ओल्ड गोयू स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ छोटे साथी, ओल्ड मेरा इन मैटर्स में कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन छोटे साथी आप लाइटिंग की शपथ के लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं। अगर उनके कुछ गलत इरादे भी हुए तो भी वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हालांकि ओल्ड मैं कभी भी व्हाइट ड्रैगन के संपर्क में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत कम संख्या में लोगों के अलावा एशियन व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के लोग काफी अच्छे हैं, इसीलिए आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। जिसपे जोयान कहता है, मुझे उम्मीद है। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा उदास होता है। तभी ओल्ड गोयू जोयान को डांटते हुए कहते हैं, छोटे साथी तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हें इस टाइम पे उन 4 सुपर सेट के साथ फाइट करने के लिए पावरफुल होना है। लिटिल गोल्ड को दूर भेजकर तुमने सही किया ताकि वो किसी और प्रॉब्लम में न पड़े। अब आपको अपने रास्ते पर चलना चाहिए और बाकी की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इस टाइम पे गोयू जोयान को डांट रहे होते हैं, जिसपे जोयान कहता है, ओल्ड गू हालांकि उसका गला अभी बिल्कुल भरा हुआ था और वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी ओल्ड गोयू कहते हैं, ठीक है इतना मत सोचो, जल्दी से अपनी चोटों को रिकवर करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गोयू की बात को सुनकर जोयान खड़ा होता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। तभी ओल्ड गोयू भी आसमान में ऊपर की तरफ देखते हैं और इसके बाद खड़े होते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, ये सब इस खराब मौसम की वजह से है कि ये छोटा साथी अभी भी टेंशन में है, तुम सब भाग जाओ। और इसके बाद अचानक उनकी बॉडी से व्हाइट कलर की फ्लेम रिलीज होती है, जो कि आसपास जंगल में घुस जाती है और बादलों में घुस जाती है। जिसके बाद वो बादल तुरंत ही वहां से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद चांद और तारे आसमान में दिखाई देने लगते हैं और बादल गायब होते ही हमें जोयान दिखाया जाता है, जो कि पालथी मार के बैठा हुआ था और उसकी बॉडी से उन सभी मेडिसिनल पिल को वो रिफाइन कर रहा होता है, जिसे उसने अभी अभी स्वेलो किया था। पलक झपकते ही जोयान 10 दिनों तक अपने रिट्रीट में बैठा हुआ रहता है। साथ ही साथ इस टाइम तक जोयान ने 5 एम्परर लेवल की पिल्स को रिफाइन कर लिया था, जिसके कारण जोयान की जो बॉडी की चोटें होती हैं और इंजरीज होती है पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। इस टाइम पे जोयान अपने डुइकुई को भी फील कर सकता था, जो कि फुल डमाडम भरी हुई थी। जिसके बाद जोयान खड़ा होता है, अपने शरीर को दाएं बाएं लेफ्ट राइट आगे पीछे घुमाता है और हड्डियों के चटकने की आवाजें आती हैं। जिसके बाद जोयान बेपरवाह तरीके से कहता है, काफी लंबा टाइम हो गया। जिसके बाद जोयान तुरंत ही जमीन पे आकर सामने उसी जगह की तरफ देखता है जहाँ पे जिनेलिन लिटिल गोल्ड को लेकर गए थे। जिसके बाद जोयान आसमान में देखता है गोयू की तरफ, जो कि टेंशन फ्री तरीके से आसमान में खड़े हुए थे। और इसके बाद वो जोयान से पूछते हैं, छोटे साथी क्या तुम ठीक हो? जिसपे जोयान तुरंत स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाता है और उनके बगल में जाकर अपेयर होता है। तभी गोयू कहते हैं, अगर तुम ठीक हो गए हो तो चलो चलते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही स्माइल करते हुए जोयान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तभी जोयान कहता है, ओल्ड गोयू क्या आपने नहीं कहा था कि आपको मुझे कुछ बताना है? तभी गोयू कहते हैं, चलो पहले चलते हैं, अभी थोड़ी जल्दी हो सकती है, 1-2 दिन में सही टाइम आने पर मैं आपको बता दूंगा। उनकी बात को सुनकर जोयान काफी ज्यादा सस्पेंस में चला जाता है कि आखिरकार गोयू क्या बताना चाहते थे। हालांकि इस बात का तो जोयान के लिए अंदाजा लगाना भी मुश्किल था, इसीलिए जोयान हेल्पलेस तरीके से स्माइल कर देता और फिर साउथ वेस्ट रीजन की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाता है, जहाँ जोयान को जाइलिंग माउंटेन रेंज दिखाई देती है। जीलिंग एरिया काफी ज्यादा बड़ा था। जोयान ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे यहाँ पे पहुंचने के लिए 5 दिनों का टाइम लगेगा। जोयान को लगा था 1 या 2 दिन में वो इस माउंटेन तक पहुंच जाएगा, लेकिन इस दूरी को देखने के बाद जोयान समझ पाता है कि आखिरकार डी कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है। जोयान की प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ अगर वो उड़ना स्टार्ट करता है तो वो एक दिन में 10,000 किलोमीटर दूर तक उड़ सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जोयान 5 दिनों से उड़ रहा था, जिसका मतलब था कि जोयान 50,000 किलोमीटर तक उड़ चुका था और तब जाकर वो उस जगह पर पहुंचा था, जो कि वेस्ट रीजन का आउटर एरिया था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही माउंटेन्स की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यही जाइलिंग माउंटेन रेंज है? ये माउंटेन रेंज तो सच में काफी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। जिसके बाद जोयान उसकी तारीफ पे तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जोयान देख सकता था कि उसके सामने की माउंटेन रेंज का कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं था, जिससे कोई समझ सकता था कि ये माउंटेन रेंज कितनी ज्यादा बड़ी होने वाली थी। इस टाइम पे जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास की उस माउंटेन रेंज को स्कैन करने लगता है, जहाँ पे जोयान को उस माउंटेन रेंज के आउटर एरिया में 10+ हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स का ऑरा फील होता है, जिसमें से 7 इंसान थे और 3 मैजिकल बीस्ट थे, जो कि ह्यूमन में चेंज हो चुके थे। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है कि ये तो अभी इस माउंटेन रेंज का आउटर एरिया है, तो अगर जोयान इसके इनर एरिया में जाएगा तो वहाँ पे कितने पावरफुल लोग होंगे। तभी जोयान को डुइकुई कॉन्टिनेंट का सीन याद आने लगता है, जब वो डुइकुई कॉन्टिनेंट के मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में गया था और वहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। जिसके बाद जोयान तुरंत ही हैवी जोयान रूलर को निकाल लेता है। ये वही हैवी जोयान रूलर था जो कि जोयान के पास उस टाइम से अब तक था। जिसके बाद जोयान एक लंबी सांस लेता है और तुरंत ही उस माउंटेन रेंज के अंदर की तरफ उड़ने लगता है।
कुछ टाइम तक उड़ने के बाद जोयान एक छोटे से शहर पर आ चुका था जिसका नाम सांगम्यू टाउन था। और ये जाइलिंग एरिया के आउटर एरिया में एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ पे ये सिटी थी और जहाँ लोग रहते थे। और इस टाइम पे इस जगह पे जो सबसे ज्यादा चीजें बिकती थी वो थी मैजिकल बीस्ट के मॉन्स्टर कोर, क्योंकि यहाँ के लोग मैजिकल बीस्ट को मार के उनका कोर लाकर यहाँ पे सेल किया करते थे। जिसके बाद दूसरी जो चीज थी वो थी कुछ मेडिसिनल पिल जिनका इलाज और चोटों को हील अप करने के लिए यूज किया जाता था। साथ ही साथ जोयान को तीसरी चीज जिसने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था वो था यहाँ के लोग न्यूजेस को सेल करते हैं, मतलब जानकारी बेचते हैं। और इस टाइम पे जोयान यहाँ के बारे में काफी सारी चीजें जानना चाहता था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही उस सिटी के अंदर एक प्यारी सी सुंदर सी सजी हुई दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसे शॉप के बाहर 3 वर्ड लिखे हुए थे जो कि काफी ज्यादा ईगोफुल तरीके से लिखे थे। जोयान उन वर्ड को रीड करता है, स्काई पेनेट्रेटिंग पवेलियन। ये देखकर जोयान कहता है क्या सच में ये अपने नाम के जैसे होने वाला है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही स्माइल करते हुए उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। जोयान वहाँ पे काफी सारे लोगों को देख सकता था जो देखकर जोयान को लगता है ये पवेलियन काफी ज्यादा पॉपुलर है इस जगह पर। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से यहाँ की चीजों को लोगों को स्कैन करने लगता है। इस टाइम पे जोयान यहाँ पे चीजों को स्कैन करते हुए पाता है कि यहाँ पे 10+ इंफॉर्मेशन थी। लेकिन यहाँ पे अगर जोयान को कुछ भी जानना है तो उसके लिए जोयान को स्पिरिट कॉइन देने पड़ेंगे। इस टाइम पे जोयान यही सोच रहा होता है कि क्या यहाँ के लोग उसके बारे में जानते हैं या नहीं। आखिरकार आधे साल पहले डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करने के बाद जोयान काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और लोग उसे जानने लगे थे। हालांकि तभी जोयान वहां पे 2 हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखता है और वो जोयान की लोकेशन को लेके ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। ये देखकर जोयान समझ जाता है कि यहाँ के लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद जोयान टेंशन फ्री होकर स्काई पेनेट्रेटिंग पवेलियन के अंदर चला जाता है। जोयान को उस पवेलियन के अंदर एक ड्रेस पहने हुए ह्यूमन फिगर दिखाई देता है जो जोयान को देखते ही तुरंत जोयान की तरफ भागता हुआ आता है और जोयान की तरफ देखते हुए बोलता है, छोटे भाई क्या आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन बाई करने आए हो? मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर आप जोयान के बारे में जानना चाहते हैं तो ये एक संयोग है कि मेरे पास अभी अभी एक नया इंफॉर्मेशन आया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो बता सकता हूँ। मैं आपसे केवल 50 स्पिरिट कॉइन ही लूंगा इस इंफॉर्मेशन के बदले। इसके बारे में क्या ख्याल है? इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा शौक तरीके से अपने सामने वाले पर्सन की तरफ देख रहा होता है और इसके बाद कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तभी वो बंदा जोयान की इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए है या नहीं, वरना मैं इसे किसी और को दे सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर जोयान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। ये बंदा उसी से रिलेटेड जानकारी उसी को बेचने आ गया था। तभी वो फिर से कहता है, छोटे भाई जोयान की न्यूज के बदले 50,000 स्पिरिट कॉइन मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। अगर आप जोयान को पकड़ लेते हैं और उसे 4 सुपर सेट में देते हैं तो आपको जो इनाम मिलेगा वो आपकी जिंदगी भर के लिए काफी होगा। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा क्यूरियस होकर जोयान की तरफ देख रहा था। उसे नहीं पता था कि जोयान उसके वर्ड को सुनकर अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा है। तभी जोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप जोयान को पकड़ सकते हैं और उसे 4 सुपर सेट में भेज सकते हैं तो आप जीवन भर खाने पीने की चीजों के बारे में भूल सकते हैं और ऐसे जी सकते हैं। तो आप खुद जोयान को क्यों नहीं पकड़ लेते? तभी वो बंदा कहता है, आधे महीने पहले एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया था मैंने। साथ ही साथ उस फाइट में जोयान काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो गया था। साथ ही साथ वो अपनी चोटों से रिकवर होने के लिए जीलिन माउंटेन रेंज में कहीं पीछे हटकर अपनी चोटों से रिकवर हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उसके साथ फाइट कर सकूं। मैं जितनी बार भी उसके आसपास गया हूँ मुझे मजबूर होकर भागना पड़ा है, वरना मैं उसके हाथों मार दिया जाता। इसीलिए मैं केवल इन्फॉर्मेशन को ही सेल कर सकता हूँ। इस टाइम पे वो जोयान के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके सामने वाला बंदा ही जोयान है और अगर जोयान उसे बता दे कि वही जोयान है तो उसके फेस इंप्रेशन देखने लायक होंगे। उस बंदे की बात को सुनकर जोयान आखिरकार अपनी हंसी को नहीं रोक पाता और इसके बाद जोयान को स्माइल हंसी आ जाती है। हालांकि जोयान अपने चेहरे को शांत रखता है और दिल ही दिल में हंस रहा होता है। जिसके बाद जोयान कहता है, आपने जैसा कहा तो इसके अकॉर्डिंग आप जोयान के साथ पहले लड़ चुके हैं। जिसमें वो तुरंत ही कहता है, हाँ मैं जोयान से कई बार फाइट कर चुका हूँ। भले ही वो काफी ज्यादा पावरफुल हो और उसके साथ फाइट करते हुए मैं मौत से हर बार बच गया हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने उस जोयान को भी काफी ज्यादा घायल किया है। साथ ही साथ मैंने तो उसकी एक उंगली भी तोड़ दी थी
और ऐसा कहते हुए वो थोड़ा सा डरा हुआ भी लग रहा था। उसे लग रहा था कि जियोन उस पर भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से एक उंगली की हड्डी निकालता है और जियोन के सामने रख देता है। ये देखकर जियोन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा हंसने लगता है और खुद को रोक नहीं पाता। जियोन को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे भी स्कैमर हैं जो कि खुद उसी को चूतिया बना रहे थे, और साथ ही साथ ये अपनी इंफॉर्मेशन को बेचने के लिए ऐसे ऐसे तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। उसके पास एक नकली उंगली की हड्डी थी जिसे वो जियोन की उंगली की हड्डी बता रहा था, और साथ ही साथ वो कह रहा था कि ये उंगली उसने तोड़ी है। हालांकि तभी वो जियोन की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे भाई आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। जियोन की चोटें और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। अगर आप मेरी इंफॉर्मेशन को खरीदते हैं और उसे ढूंढते हैं तो आप उसे आसानी से मार पाएंगे। तो जीवन भर ऐसे आराम से जीने के लिए 50,000 स्प्लिट कॉइन बहुत कम कीमत है। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है दिल ही दिल में, और बस यही सोच रहा होता है कि ये बंदा धोखा देने में पीएचडी करके बैठा हुआ है। साथ ही साथ इसने हर एक बहाने को काफी अच्छी तरीके से क्रिएट करके रखा है, जिसके कारण जोयान अपनी बॉडी के अंदर होने वाले फ्लक्चुएशंस को और इमोशनल फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगर यहाँ पे जियोयान नहीं होता, इसके बजाय उस बंदे ने किसी और को पकड़ा होता, तो अब तक उसने इस बंदे के ऊपर भरोसा करके उसे 50,000 स्प्लिट कॉइन दे भी दिए होते। लेकिन दुर्भाग्य से इस बंदे ने जिसे अप्रोच किया था वो जियोयान ही था, और वो जिस बारे में न्यूज सेल करना चाहता था वो भी जियोयान के ही बारे में थी, जो कि एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। तभी जियोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि आपने जो कहा वो सब सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में भूल जाना बेहतर है, क्योंकि आपने कहा कि आपने जियोयान को कई बार हराया है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा हेवली इंजर्ड हो गया था और आपने लगभग उसे मार ही डाला था। आपको लगभग उसने मार ही डाला था। तो अगर मैं उसके पास जाता हूँ और उसके हाथों से मर जाता हूँ तो क्या मेरे 50,000 स्प्लिट कॉइन बर्बाद नहीं हो जाएंगे? जिसके बाद जोयान ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो जोयान से काफी ज्यादा डरता हो। जोयान की बात को सुनकर वो बंदा भी काफी ज्यादा शॉक होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ है तिकड़म लगाने के बाद भी वो जियोयान को उसे न्यूज को खरीदने के लिए एग्री नहीं कर पाएगा। हालांकि वो अभी भी हार मानने को रेडी नहीं था, इसीलिए वो तुझे मनाते हुए कहता है, छोटे भाई चिंता मत करो, जियोयान और मेरे बीच की फाइट में उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी का यूज कर लिया था और इस टाइम पे वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर आप उस पर अभी अटैक करते हो तो मुझे भरोसा है कि आप जियोयान को पकड़ लोगे। जिसके बाद वो तुरंत ही जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे भाई तुम्हें इस चांस को जाने नहीं देना चाहिए। अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम सारी जिंदगी ऐश के साथ जी सकते हो। उस टाइम पे आपके पास धन दौलत और सुंदर लड़कियां दोनों होंगी। ये तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी जियोन कहता है, ठीक है मैं इसे खरीदूंगा। जियोन की ये वर्ड सुनकर उस जगह पर खड़े हुए काफी सारे लोग अचानक ही जियोन को लेकर उदास हो जाते हैं कि ये बंदा जियोन को चूतिया बनाने वाला है, क्योंकि इस बंदे ने पहले उन सभी लोगों को भी अप्रोच किया था इस न्यूज को खरीदने के लिए। हालांकि वो बंदा इन सभी लोगों की नजरों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, और जियोयान की बात को सुनने के बाद वो तुरंत ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद वो अपने दिल में ही कहता है, तुम बहुत भोले हो, अगर मुझे जियोयान मिल जाता तो मैं तुम्हें खजाना लेने का मौका कैसे दे सकता था, क्या बेवकूफ लड़का है। लेकिन इस टाइम पे जियोयान भी उसका दिल ही दिल में मजाक उड़ा रहा होता है और साथ ही साथ उसके ऊपर हंस भी रहा होता है। जिसके बाद वो जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे भाई आप सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं और मुझे आप काफी ज्यादा पसंद आए। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से एक मैप को निकाल कर जियोयान को सौंपने ही वाला था कि तभी एक आवाज आती है, रुको। जो सुनकर जियोयान तुरंत ही रुक जाता है और इसके बाद काफी ज्यादा शक भरी नजरों से अपने पीछे की तरफ देखता है जहां से ये आवाज आई थी। तो वहां पे एक यंग पर्सन धीरे धीरे जियोयान की तरफ ही चलते हुए आ रहा था। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा ईगोफुल भी दिखाई दे रहा था और उसके बाएं और दाएं दो पर्सन जो कि ओल्ड से ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए चल रहे थे, और देखने पर ये उसके गार्ड लग रहे होते हैं जो कि उसकी रक्षा कर रहे थे। जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से जांच करके पता लगाता है कि इस बंदे की पावर 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच चुकी है, और इतनी कम उम्र में इतना अच्छा कल्टीवेशन पहले ही काफी अच्छा था। साथ ही साथ उस यंग मैन के साथ चलने वाले उन दोनों ओल्ड मैन की पावर 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर थी, और इनमें से एक तो 8 स्टार के पीक लेवल तक पहुंच चुका होता है। इस टाइम पे जियोयान की नजर उन दोनों के बीच में खड़े हुए उस यंग मैन की तरफ पड़ती और उसकी चेस्ट पे जियोयान एक बैच को देख सकता था जो कि उसके क्लेन का बैच था। इस टाइम पे जियोयान ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है कि उसकी चेस्ट पे जो बैच था उसमें एक गोल्डन कलर की फ्रॉड थी जो कि बादलों को भेदते हुए ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी, और ये 4 सुपर सेक्ट में से एक हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का मार्क था या कि सेक्ट का बैच था, जिसका मतलब था कि ये यंग मैन हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में से कोई एक होना चाहिए।
ये सोचकर जियान काफी ज्यादा चौंक जाता है कि वो इस जगह पर भी उन 4 सुपर सेक्ट के लोगों से मिल सकता है। हालांकि जियान को इस बंदे की जरा भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि जियान को पता था कि ये आसपास के हेल्पर छोटे मोटे क्लेन के साथ होगा और ये मेन स्काई सेक्ट से रिलेटेड नहीं था, इसलिए जियान के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं थी। साथ ही साथ जियान यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जो कि उन 4 पावरफुल सेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो चलिए ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आपको ये एपिसोड मैं प्रोवाइड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे अब मॉर्निंग के एपिसोड पे। आ गए 3 एपिसोड, हो गए खुश? परेशान हो रहे थे 3 एपिसोड। लो देख लो 3 एपिसोड और परेशान मत हुआ करो। जब मैं बोल देता हूँ कि 3 आएंगे तो 3 आएंगे, चाहे कैसे भी आए। ओके, तो वेरी वेरी गुड नाइट 3 फैमिली।